हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 1 का दूसरा अध्याय, जिसमें एक कहानी दी गई है जिसका नाम है असली चित्र। और ये कहानी बहुत ही मनोरंजक है। तो आज इस कहानी का हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कहानी का वीडियो बनाया जा चुका है बच्चों। यदि आप लोगों ने अभी तक असली चित्र कहानी पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। जब आप उस कहानी को सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संबंध में आप अपने तर्क यानी अपने विचार हमें दें। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रही। यानी जब हमने कहानी पढ़नी शुरू की तो कहानी हमें इतनी मज़ेदार लगी कि हम शुरू से लेकर के अंत तक उसे सुनते रहे। बहुत ही रोचक कहानी थी। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में हार माननी ही पड़ी। यानी अंत में सेठ जी को उस चित्रकार को पैसे देने ही पड़े। तो चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों बताना है आपको कि असली चित्र कहानी जो आपने पढ़ी है उसका कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। कुछ तो विशेषता होगा ना, तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा। देखिए इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। पहले तो यह कहानी किस राज्य की है? राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है। तो यह भी उस कहानी के पात्र हुए। और इसमें वह जो महाकंजूस सेठ है जिसके ऊपर यह कहानी आधारित है वह हो गया। उसके बाद वह बेचारा चित्रकार जो उसका चित्र तो बनाता है लेकिन हमेशा असफल रहता है। और चौथे हो गए तेनालीराम, जो बहुत ही समझदार इंसान है और अपनी सूझबूझ से उस सेठ को पराजित करते हैं और चित्रकार को पैसा वापस दिलवाते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से पात्र आपको अच्छे लगे और क्यों अच्छे लगे। देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है। अन्यथा कहानी का बीच ही में अंत हो जाता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। अगर चित्रकार हार मान जाता और वह यह सोच लेता कि मैं इस महाकंजूस सेठ से उसके चित्र के पैसे नहीं ले पाऊंगा, तो फिर इस कहानी का अंत कब हो जाता? बीच में ही हो जाता। लेकिन उसे याद आया कि उस सेठ को अगर कोई हरा सकता है तो वो कौन है? सिर्फ तेनालीराम है। तीसरा प्रश्न है, तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ? तो बच्चों जब राजा कृष्णदेव राय जी को इस घटना का पता चला तो वह हंसते हंसते क्या हो गए? लोटपोट हो गए। यानी वह अपना पेट पकड़ करके हंसने लगे। उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि यह कहानी जो थी वह बड़ी रोचक थी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें, इस घटना की खबर तेनालीराम ने जब राजा कृष्णदेव राय को दी, राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए, यानी खूब हंसने लगे। अपनी हंसी को वह रोक नहीं पाए। और हम लोगों ने भी जब इस कहानी को पढ़ा तो हमें भी बहुत मज़ा आया। तो चलिए बच्चों अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये जो वाक्य है, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य कहा गया है महाकंजूस सेठ के बारे में। सेठ अपना चित्र तो बनवाना चाहता था, लेकिन एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था। वह किसी को 1 रुपया तक नहीं देना चाहता था। तो यह वाक्य उसी के लिए है। देखिए उत्तर लिखेंगे, कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमरी जाए तो जाए पर
दमरी बची रहे। यह किसके लिए है बच्चों? महाकंजूस लोगों के लिए है। जैसे यह सेठ महाकंजूस था, वैसे कंजूस लोगों के लिए है। एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकालना सहन नहीं कर सकता था। यानी वह अपना 1 रुपया भी किसी को देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ऐसा था वो महाकंजूस सेठ। प्रश्न संख्या 5 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 5 में रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसे आपको भरना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने का वादा किया। तो चित्र के बदले वह क्या देने का वादा किया था? 100 स्वर्ण मुद्राएं। यहाँ उत्तर हो जाएगा, कंजूस सेठ ने चित्रकार से 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 स्वर्ण यानी सोने की मुद्राएं देने का वादा किया था। उसने कहा था कि यदि तुम मेरा चित्र हूबहू मेरे जैसा बना देते हो तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यह कहानी राजा डैश के राज्य की है। तो बच्चों यह कहानी किस राजा के राज्य की है? राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है। किसके? राजा कृष्णदेव राय के राज्य की कहानी है। उनके कहानी में यह महाकंजूस सेठ था। तीसरा प्रश्न है, चित्रकार ने डैश से सलाह ली। अब जब चित्रकार उस सेठ से हार मान गया कि यह तो मुझे किसी कीमत पर पैसे नहीं देगा, तो वह किसके पास गया? तेनालीराम के पास। किसके पास? तेनालीराम के पास गया मदद के लिए। तो यहाँ हो जाएगा, चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। और चौथा प्रश्न आपका है, एक दिन चित्रकार डैश लेकर के सेठ के पास पहुँचा। अब चित्रकार क्या लेकर के पहुँचा था बच्चों? तो चित्रकार जो है वह एक दर्पण लेकर के पहुँचा था। क्या लेकर के पहुँचा था? दर्पण यानी आईना। और उसने उसमें उसको उसका चित्र दिखाया। तो यहाँ पे आप दर्पण भी लिख सकते हैं या आईना भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में डैश थे। क्या थे ये बताना है आपको। तो देखिए, तेनालीराम जो थे वह राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में विदूषक थे। क्या थे? विदूषक। आपको पता है विदूषक का अर्थ क्या होता है? विदूषक किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं बच्चों कि विदूषक किसे कहा जाता है। जो नाटकों के माध्यम से हंसाना जानता हो, यानी हंसाने वाला पात्र क्या कहलाता है? विदूषक। जो तरह तरह की नकलें आदि करके अपना वेशभूषा बना करके लोगों को हंसाता है। तो तेनालीराम भी ऐसे ही थे। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक विदूषक थे। वह लोगों को अपने कारनामों से हंसाते रहते थे। अब बच्चों हम व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट करके लिखिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं। इससे बताना है आपको कि यह किस संज्ञा के भेद का शब्द है। सबसे पहले हमें संज्ञा जान लेना चाहिए। क्या आप संज्ञा के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है, तभी आप इन शब्दों को सही संज्ञा के भेद के सामने लिख पाएंगे। अब देखिए, संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी बोला, तो महात्मा गांधी भी क्या होगा? संज्ञा होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। अब वस्तु में मैंने यहाँ पे ताजमहल बोला, तो ताजमहल क्या है? एक वस्तु है। ताजमहल क्या है? एक वस्तु है। और वो वस्तु क्या हो जाएगा?
संज्ञा। और यहाँ पे स्थान का नाम भी कह रहा है, तो हमने लिखा आगरा, आगरा। तो अब आगरा क्या है? एक स्थान है, एक जगह का नाम है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? तो देखिए यहाँ नीचे संज्ञा के भेद भी दिए गए हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो अब आपको बताना है कि इन शब्दों में से कौन सा संज्ञा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, कौन सा द्रव्यवाचक है और कौन सा समूहवाचक है। तो देखिए जातिवाचक में आपका आ जाएगा चित्रकार, गाय और आईना। ये जो चित्रकार दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है और आईना दिया हुआ है, ये जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। उसके बाद व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा? तो वो सभी व्यक्ति के नाम जो होंगे वो व्यक्तिवाचक में होगा। तो देखिए इसमें कृष्णदेव राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, तेनालीराम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और बताइए, यहाँ देखिए हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और हिमालय। उसके बाद भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आएंगे? तो देखिए भाववाचक यानी जहाँ हमारे भाव का पता चले, जैसे बचपन, बचपन या बचपना, कहते हैं ना कि यह इतना बड़ा हो गया लेकिन इसमें अभी भी बचपना है, तो बचपना क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आपको ढूंढना है भाववाचक संज्ञा कौन कौन सा है। तो कंजूसी, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, यह है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में आ जाएगा कौन कौन सा? कंजूसी और ईमानदारी। उसके बाद चौथा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो सभी आएंगे जिसे हम मापते और तौलते हैं। जैसे दूध, दूध को हम तौल के लेते हैं ना, लीटर में लेते हैं। उसके बाद पानी, और बताइए बच्चों चीनी, चीनी हम केजी में लेते हैं, यानी उसको भी तौला जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से संज्ञा आ जाएंगे? पानी, दूध और चीनी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है समूहवाचक, यानी जो भी चीज़ें झुंड में या समूह में रहता है, जैसे लोग, वर्ग, मेला। ठीक है। और यहाँ देखिए एक शब्द दिया हुआ है पढ़ना। तो पढ़ना क्या है बच्चों? क्रिया है। जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है वो सभी क्रिया में आता है, तो पढ़ना क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों दूसरा प्रश्न जो है वह भी व्याकरण से है। इसमें है कि इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ देखिए ये मुहावरे दिए गए हैं बच्चों, इसका आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने से पहले आपको अर्थ जानना होगा। तो पहला मुहावरा है पानी पानी होना। पानी पानी होना, इसका अर्थ होता है बच्चों शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। आप सभी का अर्थ भी लिखते जाएं, मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, शर्मिंदा होना। और दूसरा है आपका काम चांदी होना। काम चांदी होना का क्या होगा? तो देखिए काम चांदी होना यानी लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, इसको कहते हैं काम चांदी होना। हंसते हंसते लोटपोट होना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, और भौचक रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। अब देखिए यहाँ आपको क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो पहला है पानी पानी होना। इसका वाक्य आप इस प्रकार से बना सकते हैं, सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया। दूसरा आपका है काम चांदी होना यानी लाभ ही लाभ होना। तो क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया। और तीसरा है हंसते हंसते लोटपोट होना यानी अत्यधिक हंसना। इसका आप क्या बनाएंगे? बच्चे की बात सुनते ही घर के सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और चौथा मुहावरा है हिम्मत हारना। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? हिम्मत करना। तो यहाँ पे करना की जगह क्या होगा? हारना। हिम्मत हारना यानी कि निराश होना।
बाधा आने पर भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 5वां है भौचक रह जाना। भौचक रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। देखिए, परीक्षा में असफल हो जाने की सूचना पाकर वह भौचक रह गया। अब तीसरा प्रश्न जो है वह है आपका विपर्यार्थक शब्द लिखिए। अब शब्द कौन सा है? शब्द है अपार, नया, निराशा, समझ, देर, सही। विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो देखिए, पहला है अपार। अपार का उल्टा क्या होगा? सीमित। दूसरा है निराशा, इसका हो जाएगा आशा। तीसरा है देर, इसका होगा शीघ्र। चौथा है नया, इसका हो जाएगा उल्टा पुराना। समझ का उल्टा ना समझ। सही का उल्टा गलत। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं बच्चों? जितने भी आपको शब्द दिए गए हैं उसके उल्टे शब्द लिखने हैं, यानी उसके विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। अब अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 4, वह है निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, सलाहकार, नाटककार। अब ये जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं इससे आपको क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो चित्रकार से आप क्या वाक्य बनाएंगे? भारत में अनेक अच्छे चित्रकार हैं। दूसरा आपका है पत्रकार। पत्रकार क्या करता है? जो आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं या जो आप पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पत्रकार की अहम भूमिका होती है खबरों को लाने में। इसका बनाएंगे पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं। और उसके बाद है कलाकार। कलाकार जो टीवी पर आप देखते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस, तो वो सभी कौन होते हैं? कलाकार होते हैं। इसका लिखेंगे अच्छे कलाकार का सभी सम्मान करते हैं। और चौथा है सलाहकार। सलाहकार जो हमें सलाह देता है। उत्तर लिखेंगे सलाहकार बनना गौरव की बात है। और 5वां है सरकार। अब सरकार से बनाइए क्या होगा? सरकार का गठन शासन चलाने के लिए होता है। तो ये हो गया बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।